हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करने वाले हैं तारा आकाश का चैप्टर 10 का वन शॉट रिवीजन। दी लास्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर जो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। मुन्नी के कारण उस दिन सिनेमा जाना ना हो सका। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर और दिवाकर की जो पत्नी थी किरण साथ में मूवी गए। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा सा उनसे दूर। उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत बेकार लग रहे थे, माने किरण और दिवाकर के सामने। गांठ लगी चोटी उसने खोलकर बालों में मिला ली थी। गांठ माने वो पंडित लोग जैसा नहीं होता है वो, तो उसको वो खोल कर क्या कर रहा था, मिला ले रहा था बाकी बालों में, कि ऑकवर्ड नहीं लगे। और उसके मन में एक बार आया भी कि चोटी कटवा ले, बट ये नहीं कर सकते थे, धर्म के अगेंस्ट था। दिवाकर तथा समर बातचीत करने लगे। जैसे दिवाकर ने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात याद आई। सुबह एक कॉन्वर्सेशन हुआ था समर और भाई साहब धीरज का। उन्होंने माने भाई साहब ने कुछ काम करने के लिए बोला और ये भी बोला कि अपने दिवाकर जो अपने दोस्त है दिवाकर, उसे सहायता ले। समर ने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने दिवाकर को बताया कि शायद वो आगे नहीं पढ़ेगा, ये भी बताया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, रीजन फाइनेंशियल इशू। दिवाकर अमीर पिता का संतान था। वह रिजल्ट तक समय अपना किसके साथ बिताना चाहता था? किरण, मस्ती करना चाहता था। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, परंतु समर नहीं चाहता था। इसलिए समर क्या बोला कि मेरी जो पत्नी प्रभा है वो मायके में। ठीक है। समर को यह देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपने ही सामने ही अपनी पत्नी, माने अपने ही सामने अपनी पत्नी किरण से अपनी माँ की बुराई सुन रहा है। माँ ने जो उसकी पत्नी थी वो बुराई करी थी, किसका? अपनी सास का, कि मुंह फुला लेती एंड ऑल, क्योंकि वो मूवी एक बार चली गई तो अच्छा नहीं लगा सास। तो यहाँ पर वो दिवाकर से शिकायत करी थी, वो भी समर के सामने, जो समर को अच्छा नहीं। दिवाकर की जिद के कारण उसने खाना वही खाया, बोला खाना खा लो तो खा लिया। घर पहुंचने पर समर को वही 5 घंटे पुरानी बात वापस आ गई। मैंने मूवी वूवी देख लिया, बट वापस से उसके पहले का बात याद है। क्या इंसिडेंट हुआ था? इम्पोर्टेंट। बाबूजी प्रभा को छत पर जाकर दाल भिनने, माने दाल से दाल जो चुगते हैं ना वो, की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वह कह रहे थे सर्दियों में धूप के बहाने छत पर बहुत लोग आते हैं। प्रभा सर झुकाए सुन रही थी, अभी तक कुछ नहीं। तभी अम्मा ने आग में घी डाला। उन्होंने प्रभा के चरित्र पर उंगली उठाई, तब प्रभा आंख उठाकर देखी कि कैसे, क्योंकि सब कुछ सह लेगी बट बेचारी चरित्रहीन थोड़ी रहे। उनका मतलब था अम्मा का कि प्रभा जानबूझ के जाती है ऊपर लड़कों को दिखलाने या लड़कों को देखने के लिए। नेक्स्ट। फिर इतने में बात होता है तो बाबूजी पांडे जी की लड़की जो थी, एक इंसान था पांडे जी, उसकी लड़की की भागने का समाचार बताया। माँ ने भाई साहब से सारी बात पूछी, मैंने धीरज को पूरा कॉन्वर्सेशन पता था कैसे भागे एंड ऑल, वो सब बताया। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कर ले तो थोड़ा है, माने सरकाजम में बोल रहे, आयरनी में बोल रहे, किसको? प्रभा को, कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी है। माँ ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लखनों के मारे खसम देखता तक नहीं। खसम माने पति तो देखता नहीं है इनको, और बहुरानी को चढ़ी है जवानी। सोचो इतना गंदा शब्द। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हो रहा है, अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं। मरे तो मैं तो कल लड़के की दूसरी शादी कर लूं। माने बोलती है प्रभा अगर मर जाए तो कल ही मैं दूसरी शादी कराऊं अपने बेटे। समर इन सब बातों की ओर ध्यान ना देते हुए कोठरी माने कमरा में गया, लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता, पर भीतर बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या बेचैनी? कि अच्छा नहीं लगा अपनी बीवी का ऐसा सुनकर। फिर वह सिनेमा चला गया था, माने पास्ट का बता रहा था, तो सिनेमा गया। अब 5 घंटे बाद वह वापस आए तो घुटन हो गए। डरते डरते उसने दरवाजा खटखटाया। अमर ने दरवाजा खोला। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज है, सभी को तुम्हारी फिक्र हो कर रही थी कि तुम कहाँ गए। मार्च का महीना समाप्ति पर था, ठंड कम हो रही थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर ही सो रहे थे। समय 11:30 या पौने 12 था। समर को प्यास लगी थी, चारों तरफ पानी देख रहा था, नहीं मिला। आज पता नहीं क्यों उसके लिए खाना पीना नहीं रखा गया। प्रभा अपना काम कभी भूलती नहीं है, बट फर्स्ट टाइम हुआ कि वो खाना नहीं रखी। पानी ऊपर छत के दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा होता। टेरेस के पास था, वहां एक पत्थर था, थोड़ा निकला हुआ, उसके ऊपर पानी था।
वह वहां पानी लेने गया, सामने दीवार से लगा सफेद सफेद कपड़े पहने कोई बैठा था, सामने देखते हैं कोई व्हाइट ड्रेस में बैठा है। यहाँ रात के 12 बजे प्रभा भयंकर ओस और पाले में अकेली बैठी रो रही है, माने आंगन जो होता है उसमें अकेली बैठी क्या कर रही है, रो। पानी लेते हुए समर के मन में ख्याल टकरा रहा था कि आखिर ये वो इस समय क्यों बैठी, कि वो यहाँ क्यों बैठी, और वो एक्चुअली डर गया था, उसको लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं है, इस तरह तो कॉमेडी सीन था। फिर वो लास्ट में देखा नहीं प्रभा है, तो वो सोचा कि क्यों रो। नेक्स्ट, समर पानी पीकर लौट, माने वो कुछ बोला नहीं, पानी पिया और बिस्तर में लेटे लेटे करवट बदल रहा था, आके लेट गया था। रह रह कर उसके अब मन में सवाल आ रहा था कि आखिर वो रात के 12 बजे अकेली बैठ के क्यों रो रही है, रोने की और कोई जगह नहीं मिली क्या, ये भी सोच रहे हैं, एकदम सिली लड़का। मगर आश्चर्य यह था कि बड़ी बड़ी बातें हुई, ना तो किसी ने बताया कि वह रोई थी और ना उसने ही उसे रोते हुए देखा, माने इतनी चीज बड़ी बड़ी हुई, पर फिर भी आज तक प्रभा को रोते हुए नहीं। उसने सोचा कि इस सब में उसे सिर खपाने की क्या जरूरत, माने क्यों माथा लगाए, कभी भी प्रभा कुछ भी करे तो क्या फर्क पड़ता। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कार, अंदर से एक आवाज आया, छी, नीचता की भी कोई सीमा होती है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आ रही। सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ने का दृश्य देखा था, मूवी क्या था ना, तो देखा था कोई ब्लास्ट हो रहा है चट्टान से ऐसा करके। ये वाला एक सीन याद आया उसको, घायल भीत घबराई स्त्री पुरुष चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते इधर उधर भाग गए। तो जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो घायल होकर डरे हुए लोग क्या करे, चीख। यह शोर इतना घना और ऊंचा है कि बात भी सुनाई नहीं दे, किसी का बात सुनाई नहीं दे रहा था। ये क्या चला गया, फ्लैशबैक ऑफ मूवी में चला गया। इस कोलाहल में एक दो बातें ही वह सुन रहा था, जैसे शहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भैया भाभी से, माने ये सब आवाज आ रहा था मूवी के बैकग्राउंड का और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट फिर भी अंदर से एक आवाज आया मुन्नी का कि भाभी से बोलो, जो वो लास्ट डे बोली थी। दूसरी आवाज उसकी अपनी थी जो किसी घुटी जगह से आ रही थी, अंदर कोई फंसा हुआ आवाज आ रहा था, नहीं अभी तो वो अपने घर है, अब जाएगी तो जरूर मिलूंगा, जो ये बहाना बनाया था ना किरण से कि मेरी बीवी नहीं है, वही बात। मन में ये आवाज लगातार गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे कान में क्यों बैठ के रो रही है। इन सबको भूलकर समर ने सोने का प्रयत्न किया, पर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाई उसकी छाती पर जमा बैठा है, माने छाती पर हैवी फील आ रहा है, जैसे कोई मकड़ी का जाल, ऐसे उसको लगा। वह इस द्वंद और उद्वेलन की तूफानी लहरों पर झूलता रहा, तभी तंद्रिल अवस्था में, माने आधा नशे की अवस्था में, कभी सचेत जागते हुए, थोड़ा नशा थोड़ा अवेयर होकर, उसे नहीं रहा जा रहा था। वह धीरे से उठकर आत्मसम्मान आड़े आ गया, वह धीरे से उठ के जा रहा था, इतने में सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया। लेकिन उसे एक और हटाकर समर बाहर निकल आया, वह झिझक रहा था, माने थोड़ा सोच रहा था, जाऊं नहीं जाऊं, सीधे पास नहीं गया, पानी की तरफ गया, पहले उसके पास नहीं गया, पानी लेने गया। चांदनी अभी भी वैसी थी, चांदनी रात थी, थोड़ा सा पानी बिना प्यास के पिया और प्रभा के सामने थोड़ी देर जाकर ठिठका, इधर उधर भटका। वह उसकी उपस्थिति से बेखबर रो ही रही थी, उसको फर्क नहीं पड़ा वो है कि नहीं, वो रो रही थी, ना हिली ना रुकी। समझ नहीं आया कि क्या करे, धीरे धीरे लौटने लगा। पाँव मन मन के भारी हो गए थे, माने पाँव जो है वो उठना उठ नहीं रहा था, भारी हो गया। आखिर फिर मुड़के उसके सामने जा खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद फंसे गले में फटती आवाज निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रही, माने वो जोश से बोला अचानक से कि क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के। प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर कहा, वह रो रही थी, अब दुगने वेग से रोने लगे, जैसे ही पूछा क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, तो वो और रोने लगे, दुगने वेग माने और जोर से। समर को अपनी उपस्थिति व्यर्थ, व्यर्थ माने बर्बाद, अनावश्यक माने कि जरूरत नहीं है, तथा अपमानजनक माने वापस इंसल्ट लगा। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए, ओस में तबीयत खराब हो जाए। तो बोला, रोना है तो सुबह रोना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो। एकदम सिल्ली लड़का। पहली बार उसने उत्तर दिया, उससे क्या, वह जाकर सो जाए, माने प्रभा बोली, तुमको क्या, जाओ सो जाओ। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई, उसने सीधा समर की आंखों में देखा, पूछ रही कि 1 साल से आपको मेरा टेंशन हुआ। उसकी दृष्टि ने समर के कण कण को भेद दिया, माने जैसे लग रहा है अंग अंग उसका टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली गई, नो एनर्जी समर। टूटा हुआ सा वह धम से उसके सामने बैठ कर अपने बेजान हाथों से उसके कंधों पर रखकर कहा, हाथ कंधे पे रखा और बोला, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो। वे पति के कंधे झंझोड़ती हुई बोली, माने पकड़ती हुई बोली, मुझे बताओ मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर है मेरा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। उसके शरीर से, सॉरी, और भी बोली, तो अपने हाथों से गला क्यों नहीं घोट दे रहे हो, मैं चू नहीं करूंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती क्या है। फर्स्ट टाइम उसने रीजन पूछा,
उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघलकर फूट पड़ना चाहने लगा। रो रहा, फूट पड़ना माने वो रोना चाहता था। लड़का को रोने के अलावा वैसे भी यहाँ कुछ नहीं आता है। वह सिसक रही थी, लड़की रो रही थी, पत्ते जैसे कांपते नहीं, उसका शरीर कांप था लड़की का। समर को भी कहाँ होश था, वह उससे भी जोर से रो रहा था। समर भी रोने लग गया। बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारे की तरह निकली। जैसे कोई पत्थर था ना, पत्थर अब पिघल गया और आंसू बन के निकल गया। एक दूसरे से लिपटे दोनों रो रहे थे, बेहोश और बेसुध, माने दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए रो। समर को याद आ रहा था किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किया। उसको लग रहा है क्यों हमने इस पर अत्याचार किया, किसी याद कैसी कितनी यातना माने पेन दिया उसका, या कौन था जिसे वह अपने मन का हाल पूछ दिया। वो सब उसके बारे में सोचने लग गया। तब उन बरछों की चोट, बरछों इस वर्षों यहाँ पे की चोट से रुलाई दुगनी हो गई। रुलाई माने रोना जो है वो डबल हो गया और रोने लग गया। उसने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी भी जान है, माने लड़की भी एक जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है, माने यहाँ पे किसके लिए खट रही है। उनकी खरीदी हुई गुलाम थोड़ी है। समर के मन में छत से कूद जाकर आत्महत्या करने का मन कर रहा था। अब तो मरना चाह रहा। दोनों जाने कब तक वैसे लिपटे रोते रहे, आवेश रुकने का नाम नहीं लिया। समर को लगा जैसे काफी समय तक प्रभा को अपना होश ही नहीं था। प्रभा को भी होश नहीं था। वह प्रभा को अपनी बाहों में भरकर कमरे में ले गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से कड़ी और दीवारों के ढेर के नीचे निकाल कर ले जा रहे हैं। माने इतना ट्रबल, जैसे फिल्मी हीरो नहीं करते, इतना ट्रबल से वो लेकर जा रहे हैं। और जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया, माने उसका खुद गूज़बम्प्स आ गए। पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके। काऊ काऊ कहीं काऊ बोलने लगे। सुबह किसी के जागने से पहले वह उठकर चली गई। उनके बीच थोड़ा रोमांटिक सीन इस बीच में हुआ और फिर सुबह हो गया। दोनों सोए नहीं थे और सुबह उठ के प्रभा चली गई। सुबह किसी के जागने से पहले वो उठकर चली गई। जाते हुए वो दूसरी ओर मुंह करके इतना बोली, पोस्ट कार्ड ला दो, मांगी, क्योंकि इतना दिन हो गया था ना लेटर नहीं लिखते हुए। बट अब वो अपने पति पर अधिकार जमा रही कि मुझे क्या ला दो, पोस्ट कार्ड। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाहा बट लिखा नहीं, क्योंकि पैसे नहीं थे। रीजन समझ लेना वो उस टाइम भी क्यों नहीं लिखी। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे, माने वो कैसे देखेंगे, माने इतना कोजी मोमेंट हो गया। तब उसको शर्म आ रही कि दोनों एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे अब सुबह, ऐसे करके उसको लग रहा है। और यहीं पर चैप्टर 10 समाप्त होता है। फिर इसका जो सेकंड अपना पार्ट है वो अपने शुरू करेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अपना प्यार आप लोग कैसे शेयर करोगे, अपना प्यार आप लोग कमेंट में लिख कर बताओ कि प्लीज आपको समझ आया या फिर नहीं आया, ये चीज बताना जरूर। कोई भी पोर्शन में दिक्कत है तो डू लेट मी नो। कोई भी चीज, कोई भी पोएम अभी भी रह गया तो बता देना, ठीक है। और क्या क्या आपको जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस। बाय। गुड नाइट।